स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच फिर से लेके आ गया हूं आपके अपने एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन सीरीज। दोस्तों, यह सिलेक्शन सीरीज हमें बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है अगर आप डे बाई डे क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन को जो भी आपको मतलब थोड़े क्वेश्चन ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझसे नहीं आ रहा है या उन क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते जा रहे हैं और एक दो बार उनका रिवीजन और आपने कर लिया तो आने वाले एग्जाम में आपका जलवा ही होने वाला है। तो किसी भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है, किसी भी क्लास को आपको स्किप नहीं करना है। मैं जैसे आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपको अपने सपने के लिए मुझसे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपना सपना पूरा करना ही है। तो फिर चलिए उसी तरीके से उसी लगन के साथ आज भी हम जैसे अभी तक हमने सारी क्लासों को ज्वाइन किया है उसी लगन के साथ आज की क्लास को भी आपको ज्वाइन करना है और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट में जरूर बताना है कि आपको कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है ना? तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए, एक दुकानदार एक वस्तु की खरीद पर निम्नलिखित 3 छूट योजनाओं की घोषणा करता है। इनमें से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना है? तो देखो 3 प्रकार के ऑफर देता है, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। तो सभी को हमें सॉल्व करना है कि भाई 15 और 18% की 2 क्रमिक छूटें हैं, छूट के बाद छूट, और 6 वस्तु खरीदें 2 वस्तु मुफ्त ले जाए, एक ये वाला ऑफर है और 30% की एक ही छूट है। तो ग्राहक कौन सी लेना पसंद करेगा? तो ग्राहक को वो वाला ऑफर चाहिए जिसमें उसको ज्यादा डिस्काउंट मिले, जिसमें ज्यादा से ज्यादा उसको बट्टा मिल जाए, वही वाला वो ऑफर स्वीकार करना चाहेगा, वही ऑफर को वह पसंद करना चाहेगा। तो हमें देखना है जैसे 15 और 18% की जो क्रमिक छूट है उसके मतलब उसकी जो एकल छूट है वो क्या होगी। तो आपको मालूम होगा कि 15% और 18% कैसे निकालते हैं, क्रमिक छूट है उसका समतुल्य बट्टा कैसे निकालते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। पहले आपको इन दोनों को जोड़ देना है, 15 और 18। तो 15 और 18 अपना कितना हो गया? आप कहेंगे 33% हो गया ना? इसकी एकल छूट आपको निकालनी आनी चाहिए। 15 और 18 इन दोनों को आपको जोड़ देना है और इसमें से इन दोनों का मल्टीप्लाई 18 गुणित 15 गुणित 18 बटे 100 कर देना है, तो आपकी एकल छूट आ जाएगी। तो कैसे करेंगे? 15 15 30 और 3 हो गया अपना, ये देखो 33 हो गया। इसमें से घटा देना है इन दोनों का मल्टीपल, यानी कि 18 पंचे कितना होता है? 90। यहाँ आ जाएगा अपना 9, 18 एकम 18 9 कितना होता है? 27। अब 27 बटे 100 है, शून्य से शून्य गया, एक शून्य है तो एक अंक बाद दशमलव, यानी कि इसमें से 2.7 अपना निकल जाएगा। तो तब भी हमारा आएगा यहाँ पे 31.3 लगभग आएगा ना। 33 में से 2 गया 31, 31 में से 7 मतलब 70 पैसे और गए तो 30 पैसे बचे ना। तो यहाँ का समतुल्य बट्टा है 31%, 31.3% और 30% की एकल छूट। तो ग्राहक ये तो लेना बिल्कुल नहीं चाहेगा क्योंकि 31% यहाँ मिल रहा है। अब हमें दूसरा ऑफर और चेक करना है कि आप 6 वस्तुएं खरीदो, 6 वस्तुएं आप खरीदो तो आपको 2 वस्तुएं मिल जाती हैं मुफ्त, यानी आपके घर में कितनी वस्तुएं पहुंचती हैं? 8। यानी कि पैसा आपको लगना था 8 का, यानी कि 6 वस्तुएं खरीदी आपने, खरीदी तो आपने 6 वस्तुएं, लेकिन आपको 2 वस्तुएं मुफ्त पहुंच गई, यानी कि आपको कितनी वस्तुएं मिल गई हैं? 8। यानी कि आपको 2 का फायदा हो गया है ना। जैसे हम माने कि हर एक वस्तु 1 रुपए की है तो 8 वस्तु कितने रुपए की होंगी? 8 रुपए की होंगी ना, 8 रुपए की होंगी। और आपने 6 वस्तुओं के बराबर पैसे दिए हैं तो आपने कितने रुपए दिए? 6 रुपए। तो आप यही तो कहोगे ना कि मैंने 8 रुपए वाली वस्तु 6 रुपए में खरीदी, तो आपको कितना फायदा हुआ? 2 का, यानी कि 2 का आपको डिस्काउंट मिला है कितने पर? 8 पर। 2 एकम 2 2 एकम 2 चौके 8, 1/4 का मतलब होता है 25%, यानी कि ऑप्शन बी में जो छूट है वह 25% है। अब आप ही बता दो आपको 30% छूट चाहिए है कि 25% या 31.3? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहली योजना हमारे लिए सबसे अच्छी होगी क्योंकि इसमें डिस्काउंट ज्यादा है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमें चेक करना है। ये समझ गए हैं आप? 6 वस्तुएं खरीदी हैं, 2 मिली हैं फ्री, तो घर में कितनी वस्तु आ गई? 8। तो आप क्या कहेंगे कि 8 वस्तुओं का पैसा लगना था लेकिन मुझे सिर्फ पैसा लगा है 6 वस्तुओं का, तो 8 पर 2 का डिस्काउंट मिला है तो मैंने यहाँ से इसका डिस्काउंट निकाल दिया। ठीक है ना? चलिए
यदि 12 पुरुष या 9 महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 16 पुरुष और 18 महिलाएं समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जब भी आप ये या वाला क्वेश्चन देखें, एक जगह पुरुष एक जगह महिला या कोई भी दो कैटेगरी हो और दोनों समान दिनों में काम करें, 36 दिन यहाँ 36 दिन यहाँ, तो आप देखते ही इनकी कार्य क्षमता बता सकते हैं। यानी कि पुरुष यानी हम लिख सकते हैं मेल और महिला यानी कि फीमेल। आप डायरेक्ट इनका अनुपात बता सकते हैं किसका, कार्य क्षमता का। कब, जब भी आप देखें कि यहाँ या वाला क्वेश्चन है और दोनों ने दिनों की संख्या समान ली है, 36 ही दिन में पुरुष कार्य कर रहे थे और 36 ही दिन में महिला, तो आप इनकी क्षमता जो है देखते ही बता पाओगे, कार्य करने की क्षमता। यानी हमारे पास मेल है और कुछ फीमेल है, तो जो मेल के साथ यानी पुरुष के साथ लिखा है उसको आपको फीमेल के साथ लिख देना है, और जो महिलाओं के साथ लिखा है जो संख्या उसको आपको पुरुष यानी मेल के साथ यहाँ पे लिख देना है और काट देना है। 3 तिया 9, 3 चौके 12, ये आ गई इनकी क्षमता। बात समझे ना, ये आ गई इनकी क्षमता। और दोनों ने समान दिनों में काम किया है तो टोटल वर्क आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। या तो आप पुरुषों से 36 दिन काम करा लो या महिलाओं से 36 दिन काम करा लो, क्योंकि दोनों ने समान ही दिनों में काम किया है। तो मैंने कहा कुल कार्य कितना है कि कोई भी पुरुष जो है, कितने पुरुष हैं, तो एक पुरुष की क्षमता है 3, और ऐसे कितने पुरुष हैं 12, तो 3 गुणा 12 हुआ ना, 3 गुणा 12, और 12 पुरुष यानी कि एक पुरुष की क्षमता है 3, तो 12 पुरुषों की कितनी है 3 गुणा 12, और कितने दिन में कर देते हैं 36 दिन में कर देते हैं। ये हो गया हमारा टोटल वर्क, कुल कार्य। अब यही कार्य हमें कराना है, किससे कराना है, 16 पुरुष यानी कि 16 मेल और 18 महिलाएं यानी कि 18 फीमेल। तो मेल यानी कि पुरुषों की कार्य क्षमता कितनी है, पुरुषों की कार्य क्षमता है 3, तो यहाँ लिखना है 3, 16 3 48, और फीमेल यानी महिलाओं की कार्य क्षमता कितनी है, महिलाओं की कार्य क्षमता है 4 यानी कि 18 चौके 18 गुना 4 लिखेंगे यानी कि 72। तो 72 और 8 हो गया 80, 72 और 8 80 हो गया, और 40 हो जाएगा 120, यानी एक दिन में काम होगा 120 यूनिट, और हमें यही 120 यूनिट काम करना है। तो ये देखो 12 से जाएगा 12 एक कम 12 एक कम 12, 12 से 0 यानी 12 धाम 120 हो गया। अब हमें पता है कि ये पूरा पूरा तो कटना ही नहीं है, तो 36 तिया कितना होता है, 36 तिया हो जाएगा अपना 108। यहाँ भिन्न में आ रहा है, अगर दशमलव में आता तो मतलब हम यहीं पे भाग दे देते, क्योंकि 10 से भाग देना आसान होता है, लेकिन ये कट रहा है तो आपको काट देना है। 2 पंचे 10 और 2 से अपना ये चला जाएगा 18 बार, तो ये कितना हो गया 18 तिया हो गया अपना 54, नीचे आ जाएगा 5। अब 5 से आप इसमें भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, 5 धाम 50, इस फल बचा 4/5, तो 10 सही 4/5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब भी आप ये या वाला क्वेश्चन देखें तो आप देखते ही कार्य क्षमता बता सकते हैं, देखते ही कार्य क्षमता बता सकते हैं। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और कई बार हम इसे उस तरीके से भी लिख कर सॉल्व करते हैं। चाहो तो मैं आपको वैसा भी बता देता हूं जैसा हम इस तरीके के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ऐसा तो आप कर ही लेना, इसे नोट कर लेना, ठीक है ना। यानी कि और कैसा करते हैं, और कैसा करते हैं, कई लोग फैला के कर लेते हैं, यानी थोड़ा सा आप चाहें तो एक लाइन लिख लें ताकि आपको टोटल वर्क अच्छे से दिख जाए। 12 पुरुष यानी कि मेल है ना, 12 पुरुष 12 मेल कितने दिनों में कर रहे हैं, 36 दिनों में, या इतना ही कार्य आप 9 फीमेल यानी महिलाओं से करा लो, तब भी कितने दिन में होगा, तो देखो गुणा 36 दिन में। तो देखो 36 से 36 यहाँ पे कट गया ना, इसलिए मैंने बोला था कि जब कट ही जाना है, दोनों जगह समान संख्या है, तो इससे अच्छा आप लिखो ही मत। यहाँ आएगा अपना m, नीचे आ जाएगा अपना f, सामने बचा है 9 और ये 12 चला जाएगा नीचे, 3 तिया 9, 3 चौके 12। मेल यानी पुरुषों की क्षमता है 3 और महिलाओं की क्षमता है 4, दोनों में से कहीं भी लिख दो, कुल कार्य उतना ही आएगा जितना मैंने निकाला था। m की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ लिख दो, तो वही तो मैंने लिखा था 12 गुणा 3 गुणा 36, सिर्फ गुणा के फॉर्म में लिख देना है, यही हमारा टोटल वर्क। अब आप चाहो वहां से निकालना है तो वहां से निकाल लो, बाकी फिर इसके आगे जैसा मैंने किया था वैसे कर सकते हो, सभी की क्षमता निकाल के उससे भाग करा देना है ना। कई बार यहाँ अलग अलग दिन आ जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हो, इसलिए मैंने बता दिया। मान के चलो यहाँ 36 लिखा है, यहाँ 30 लिखा है, तो अलग अलग दिन भी आ जाए तब भी आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, वर्तमान जन्म दर
450 प्रति 10,000 है, जबकि तदनुसार मृत्यु दर 120 प्रति 10,000 है। प्रति 10,000 मतलब हर 10,000 लोगों में 450 लोगों का 450 बच्चों का जन्म हुआ है। उसके बाद ये समझ लो, उसके बाद प्रति 10,000 120 लोगों की मृत्यु हुई है, यानी कि 450 लोग, 450 नए जन्म, यानी कि बच्चों का जन्म हुआ है, जन्म दर है, और 120 लोगों की हो गई है मृत्यु। तो अभी भी ना जनसंख्या बढ़ी ही है। कितनी जनसंख्या? 330। तो 330 की वृद्धि हुई ना, 330 की अभी भी वृद्धि है। यही हमसे पूछा है वृद्धि के संदर्भ में वृद्धि दर प्रतिशत बताइए, यानी 330 की वृद्धि कितने पर? प्रति 10,000। डाटा किस पर काउंट हो रहा है? प्रति 10,000, यानी कि हर 10,000 में तो 330 की वृद्धि होती है 10,000 पर। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का। 2 शून्य से 2 शून्य जाएगा, इस शून्य से ये वाला जाएगा, 10 से भाग कराना आसान है, 10 में 1 शून्य, इसलिए 1 अंक बाद दशमलव, आंसर हो जाएगा 3.3%। ठीक है ना? जीडी 2022 का क्वेश्चन है। एक चोर 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करता है और 12 सेकंड तक दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से उसी दिशा में चोर को पकड़ने के लिए दौड़ने लगता है। चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी कितने मीटर दौड़ेगा? तो पहले आप ये मालूम कर लो, अभी तो चोर और पुलिस साथ में थे। पहले ये जो अपना चोर है, पहले ये जो चोर है, चोर भागा है, किस चाल से भागा है? 15 मीटर प्रति सेकंड। और पुलिस वाले को कब पता चला है? जब चोर 12 सेकंड भाग चुका था, दौड़ चुका था। तो इसको पहले 12 सेकंड आप दौड़ा दो। 15 मीटर प्रति सेकंड का मतलब है 1 सेकंड में 15 मीटर। अब 1 सेकंड में 15 मीटर, तो 12 सेकंड में कितना? 1 की वैल्यू मालूम है, ज्यादा की वैल्यू निकालते हैं तब कराते हैं गुणा। तो 15 12 कितना हो जाएगा? 15 12 हो जाएगा अपना 180 मीटर। यानी कि ये यहां पर अपना ये चोर है, सॉरी, यहां से चोर भागा है और यहां तक, और यहां भागने के बाद जब चोर यहां आ गया, तब उसके बाद पुलिस ने भी उसका पीछा किया है, और चोर रुका बिल्कुल नहीं है, लेकिन चोर और पुलिस के बीच में डिफरेंस बन गया है 180 मीटर का। समझ रहे ना बात को? और चोर अभी भी भागे जा रहा है किस चाल से? 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। पीछे से पुलिस वाला आ गया है और 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से इसके पीछे भागने लगा है। अब होगा क्या? दोनों भाग रहे हैं समान दिशा में, और समान दिशा में चालें जो हैं घट जाती हैं। 15 से ये भाग रहा है, 20 से ये भाग रहे हैं, तो इनकी जो कवरिंग स्पीड होगी, कवर कितने से कर पाएंगे? 5 मीटर प्रति सेकंड से। कितना कवर करना है? कवर करना है 180 मीटर। चोर कब पकड़ा जाएगा? जैसे ही ये बीच का 180 मीटर का डिफरेंस खत्म हो जाएगा, वैसे ही चोर पकड़ जाएगा। 120 मीटर कवर करना है, कितने की चाल से? 20 की चाल से, लेकिन 15 से तो वो भी भाग रहा है, यानी कि पुलिस कवर कर पाएगी सिर्फ 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो बस 5 से आपको इसको भाग करा देना है। 5 या 15, 5 छक्के 30, यानी कि 36 सेकंड में चोर पकड़ा जाएगा। तो हमसे ये तो पूछा ही नहीं किसी ने कि कितने सेकंड में पकड़ा जाएगा। हमसे पूछा है चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी कितने मीटर दौड़ेगा। अरे भाई 36 सेकंड दौड़ना है, पुलिस की चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 20 मीटर जाना है, और पुलिस वाला टोटल 36 सेकंड ही दौड़ा है। तो 36 दूनी 72, शून्य का शून्य, यानी आंसर हो जाएगा 720 मीटर, और चोर पकड़ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 25,000 रुपए है। पहले क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की गई और बाद में इसे 20% कम कर दिया गया। वॉशिंग मशीन का वर्तमान क्रय मूल्य क्या है? तो 20% का मतलब होता है 1/5। पहले मूल्य में 5 से क्या कर दी गई है? वृद्धि। मूल्य अगर 5 था तो 1 की वृद्धि कर दी है, यानी मूल्य हो गया है 6। उसके बाद क्रमागत ये प्रोसेस चल रही है, बढ़ाने के बाद क्या हुआ है? फिर इससे 20% कम कर दिया गया है, यानी कि 5 से 1 रुपए कम कर दिया है, 5 से 1 कम कर दिया है, यानी मूल्य कितना हो गया है? 4। तो ये क्रमागत तरीके से प्रोसेस चल रही है। आपको सीधा सीधा गुणा करा देना है 55
25 और 6 चौको 24, यानी 25 वाली वस्तु कितने की हो जाएगी? 24 की हो जाएगी, है ना। तो उनके हिसाब से वस्तु कितने की थी? उनके हिसाब से वस्तु शुरुआत में थी 25,000 की। हमारे हिसाब से शुरुआत में वस्तु कितनी थी? 25 की। चाहिए क्या है? चाहिए है वर्तमान क्रय मूल्य, यानी अभी कितना है? अभी है 24। 25 से जाएगा 1000 और 1000 गुणा 24 करेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24,000। ठीक है ना। और वैसे आप इसमें लाभ हानि वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते थे, जितना आप बढ़ाते हैं उतना ही अगर आप घटाते हैं, तो इसमें 20 गुणा 20 यानी 20 गुणा 20 बटे 100 करके आप इसका परिवर्तन निकाल सकते हैं। तो ऐसे सौदे में हमेशा कमी होती है, 20 गुणा 20 बटे 100 यानी कि 4% की कमी। इसका 4% निकाल के कम कर देते, लेकिन अगर प्रतिशत अलग अलग हो गए ना, तब भी ये मेथड आपके लिए काम आएगी। तो आंसर है 24,000। ठीक, चलिए। अमूल ने अपने उत्पादों के मूल्य में 20% की वृद्धि की। 20% की वृद्धि की। 20% का मतलब आपको अभी बताया मैंने, 1/5, यानी मूल्य उसने 5 से कर दिया है 6। मूल्य किसमें? क्रय मूल्य में, उत्पादों के मूल्य में। अगर मान के चलो वस्तु 5 की थी, तो उसने कितने अर्जित कर दिए हैं? मतलब उस पर कितने लिख दिए हैं? 6। उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए ताकि उत्पादों को बिना लाभ या हानि पर बेचा जा सके? अरे भाई, बिना लाभ या हानि का कैसे बिकेगा? मतलब बिना लाभ और हानि के तब वस्तु बिकती है जब आप वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेच देते हो। जैसे मैंने ये पेन 10 रुपए में खरीदा, मैं चाहता हूं कि ना मैं इस पे लाभ कमाऊं ना हानि, तो भाई 10 का लाए हैं 10 ही का बेच दो आप। तो पहले तो उसने क्या किया है कि वस्तु का क्रय मूल्य 5 से कितना कर दिया है? 6। लेकिन अब उसकी इच्छा हो गई है कि मुझे इस पर लाभ नहीं कमाना है, तो मैं अपने मूल्य पर कितनी छूट दे दूं? अरे भाई, आप 6 रुपए जो आपने यहाँ सीपी से क्या बनाया है? मार्केट प्राइस बनाया है ना। अब मार्केट प्राइस पर कितना कम कर लें कि ना लाभ हो ना हानि, यानी आप वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच दो, यानी 6 से क्रय मूल्य बना दो। क्रय मूल्य कितना है? 5 है। 6 से वस्तु का मूल्य 5 कर दो, यानी 1 की क्या कर दो? कमी। 1 की कमी करना है कितने से? कितने से? 6 से। यही तो छूट है। ये वो वाली छूट है जिसमें आपको ना लाभ होगा ना हानि, यानी आपको वस्तु को बेचना पड़ेगा क्रय मूल्य पर। 1/6, 1/6 मतलब होता है 16 सही 2/3%। अब जिन्हें नहीं मालूम है तो बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का। 2 से जाएगा 3 बार, 2 तिया 6 और 2 से जाएगा 5 बार, 2 पंची 10, शून्य का शून्य, आंसर हो गया 50/3। और यही दिया है हमें ऑप्शन नंबर ए 50/3। इसी को बोलते हैं 16 सही 2/3%। ठीक है ना, अगर आगे सॉल्व करेंगे तो। चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दो व्यक्तियों ए और बी का वजन क्रमशः 5:3 के अनुपात में है। यदि ए के वजन में 5% की वृद्धि होती है और ए और बी का कुल वजन 15% बढ़कर 92 किलोग्राम हो जाता है, तो बी के वजन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आपसे पूछा है प्रतिशत वृद्धि, यानी कि आपसे सिर्फ प्रतिशत में आंसर पूछा है, यानी कि क्वेश्चन की वैल्यू की कोई जरूरत हमें है नहीं। क्वेश्चन की वैल्यू को आपको तब तक नहीं लेना है जब तक आपसे बदले में कोई वैल्यू ही ना पूछे। आज से पूछा है प्रतिशत, तो हमारा काम अनुपात से हो जाएगा। यानी कि कौन कौन है? ए है और बी है, इनके वजन का अनुपात दिया है 5:3, ठीक है ना। और कुल वजन की भी बात हुई है कि इनके कुल वजन में 15% की वृद्धि हुई है। तो अगर ए का वजन 5 है और बी का वजन 3 है, तो कुल वजन कितना हुआ? 8 ही हुआ। अब जो उसने बोला है, मैं वो फिर से लिख लेना है। उसने कहा है ए के वजन में 5% की वृद्धि हुई है। ए के वजन में 5% की वृद्धि हुई है, तो ए का जैसे हमें 5% निकालना है, ए का हमें 5% निकालना है, तो हम 5/100 गुणा वो करेंगे ना, 5% हटाओगे बटे 100, फिर 5×25 करोगे, तो सिर्फ आपको गुणा करा देना है बस। 5×25 यानी कि यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी हो जाएगी? 25 की वृद्धि हुई यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद उसने हमें बताया है कि इनकी कुल वजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो कुल में हुई है 15% की वृद्धि, यानी कि 15×8 120, वृद्धि के बाद कितना हो गया? 120 की वृद्धि हो गई है टोटल, ठीक। अब उसने हमसे ये पूछा है, तो ये बताओ कि बी के वजन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अरे भाई, यहाँ कितना हो गया है? 25। आपको सिर्फ गुणा कराना है, ए से कितने प्रतिशत? 5%, तो 25 की वृद्धि हो गई यहाँ पे। यहाँ 15% की वृद्धि हुई है दोनों के वजन में,
तो सिर्फ 15 नहीं, ऐसे कितने डाटा हैं 8, 15 अट्ठे 120 हो गया यहाँ पे। तो 25 और 120 यानी यहाँ से कितने की वृद्धि हुई है, तो यहाँ से वृद्धि हुई है 95 की। 25 में कितना जोड़े कि 120 बन जाए, तो 25 में जब 95 जोड़ोगे तब जाके 120 होगा, यानी कि 95% की वृद्धि हुई है। टोटल कितने लोगों पे, 3 पे, यानी कि 3 डाटा पे। ये क्या है, ये हमारा डाटा है, अनुपात है। 3 का हमें मतलब उसने बताया कि 95% वृद्धि हुई है। कैसे, 15 अट्ठे 120, यहाँ 120% लिख लेना आप। 5 पचास 25, 25%। अब 25% में कितना जोड़े कि 120 बन जाए उसने, क्योंकि हमें कुल का बता दिया था। तो यहाँ आएगा अपना 95, यानी कि 95 की आपको वृद्धि करनी है कितने डाटा पे, 3। हम वजन देख ही नहीं रहे कि वजन है, यानी कि हम जैसे अनुपात में डेविएशन लगा के औसत निकालते थे, उसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है कि ए और बी का वजन 5 और 3 है, तो कहीं ना कहीं इस डाटा का इस्तेमाल तो हम करेंगे ही, यानी कि 5% एक डाटा पर वृद्धि हुई है। और ऐसे अगर 5 डाटा होते तो 50 25, 15 अट्ठे 120, तो 25 में कितना जोड़े कि 120 बन जाए, तो 95% की वृद्धि करना है कितने डाटा पर, 3 पर। तो हर एक पर कितने की होगी, क्योंकि यहाँ पर हर एक की वृद्धि लिखी है, वही हमें लिखना है। तो 3 से सिर्फ आपको भाग कराना था। 95% की वृद्धि 3 पर, 3 अनुपात पर। तो 1 अनुपात की वैल्यू बताते हैं, तो यहाँ आपको सिर्फ भाग कराना है। 3 तिया 9, 3 एकम 3, शेष फल बचा 2, हो गया 20, तीछों 18, तीछों 18, आंसर हो जाएगा 31.66 आ रहा है बार बार, इसलिए आप बोलोगे 31.67। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि इस 92 का आपको कोई इस्तेमाल करना ही नहीं है। एक बार और अच्छे से समझ लो, ये जो अनुपात दिया है, हम जैसे औसत में इस्तेमाल करते थे ना अनुपात का, कि एक में 5% की वृद्धि हुई है, और ऐसे अगर 5 डाटा होते तो 50 25, क्योंकि जब आप 5 का 5% निकालोगे तो 5 गुणा 5% ही तो करोगे, 5 का 5%, तो 5 का 5%, और प्रतिशत हमने हटाया नहीं है, तो 50 25% लिखोगे ना, इसलिए मैंने गुणा किया है। 8 का 15%, 8 का मतलब गुणा, और 15% मैंने हटाया नहीं है, तो 15 अट्ठे 120 टोटल वृद्धि। तो ऐसे ही निकालोगे ना, बस इसीलिए मैंने गुणा कराया है। और ऐसा कराने से आप एक हैवी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। डायरेक्ट आपका आंसर आएगा कि 25 है, अभी बनाना 120 है, कितने की वृद्धि करोगे 95 की। 95 की वृद्धि करना है कितने डाटा से, 3 से, तो हर एक पर कितने की 31.66, और 6 को लिख देते हैं 6 7। ठीक है ना। चलिए, ए 1 घंटे में 5 कुर्सियों को पेंट कर सकता है, बी 1 घंटे में 3 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। एक साथ कार्य करने पे उन्हें 40 कुर्सी पेंट करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 2022 में आया था आपके जीडी में। तो भाई ए और बी कितनी कुर्सियां पेंट करना है, 40। अब ए करता है 5 और बी करता है 3, तो दोनों मिलकर कितनी कुर्सी पेंट कर रहे हैं, 8। तो 8 से जाएगा अपना ये 5 बार, 8 पंचे 40, आंसर हो जाएगा 5 घंटे। ठीक है ना। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ना कोई कार्य क्षमता निकालना है ना कुछ। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में, और कई बार हो सकता है हम वहां पर क्षमता निकालने बैठ जाएं। यही तो क्षमता दी है कि 5 कुर्सी पेंट कर दी, उसने 3 कुर्सियों को पेंट किया है ना। तो जितना अच्छे से हमें कोई एक हैवी क्वेश्चन आना चाहिए, उतने ही अच्छे से इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें आने चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी क्वेश्चन वहां गलत करते हैं, चाहे वह आसान सा क्वेश्चन हो या फिर थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो, नुकसान तो आपका बराबर ही होना है। या फिर आप जब उसे सही करके आते हैं तो फायदा भी आपको बराबर होना है। तो सारे क्वेश्चन को हमें लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि प्रैक्टिस हमारी हर हिसाब की बनी रहे। मोहन और सोहन समान स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटे और 9 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि मोहन निकल गया है 8 किलोमीटर प्रति घंटे, और एक कोई सोहन है जो कि निकल गया है 9 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक, की गति से चल रहे हैं। यदि मोहन और सोहन समान दिशा में जा रहे हैं, अब हमें पता है कि समान दिशा में जाते हैं तो चालें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो 4.5 घंटे के बाद मोहन और सोहन के बीच की दूरी क्या है। अब हमें मालूम है कि ये चल रहा है भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये चल रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो ये 1 घंटे में इससे 1 किलोमीटर आगे होगा। क्यों आगे होगा,
चले तो दोनों एक ही जगह से है, यहीं से चले हैं, ये भी यहाँ से चला है, लेकिन इसकी चाल ज्यादा है, ये पहुंचेगा 1 घंटे में 8 किलोमीटर और ये पहुंचेगा 1 घंटे में 9 किलोमीटर, और समान दिशा में जाते हैं तो सिर्फ हमें चालों का अंतर लेना है, यानी कि इसकी चाल ज्यादा है और ये 1 घंटे में 1 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा की चाल से चल रहा है, और 4.5 घंटे में कितना जाएगा, तो 4.5 घंटे में 4.5 घंटे चलाना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटे एक्स्ट्रा चलता है, समान दिशा में जा रहा है, चालें घट भी जाती हैं वैसे भी, और हम देख के भी बता सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा चल रहा है, तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा, तो 4.5 घंटे में 4.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगा, यही हमसे पूछा था, यानी कि पढ़ते पढ़ते आपका आंसर आ सकता है, ठीक है ना। चलिए, किसी वस्तु को 668 रुपए में, ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब अब कहीं आया हो तो मुझे इसका मतलब नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर नॉलेज है कि ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला जो टाइप है आपका लाभ हानि का, जरूर आपके एग्जाम में आने वाला है, इसलिए आज मैंने अपने मन से 2 क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो सारे सॉल्व कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है, जो मतलब कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हैं, वो भी आ सकते हैं, तो ये हमारे नोट्स का क्वेश्चन है और मैंने कराया है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है ना। चलिए, 668 रुपए में बेचने से उतने ही रुपए का लाभ होता है जितनी 492 रुपए में बेचने से हानि होती है, तो बताइए वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया था। मैंने कहा ये है हमारा क्रय मूल्य, ये अब पता नहीं कितना है, लेकिन एक बात क्लियर है कि जब हम क्रय मूल्य से ज्यादा पर बेचते हैं तो हमें हो जाता है लाभ, क्या हो जाता है, लाभ, तो हमने जब 668 में बेचा है तब हुआ है लाभ, यानी कि 668 रुपए जो है वह क्रय मूल्य से तो ज्यादा ही है, हाँ ठीक है सर। उसके बाद हमने 492 रुपए में उसी वस्तु को बेचा है, तब हमें हानि हुई है, और हानि कब होती है, जब हम क्रय मूल्य से कम में बेचे, यानी क्रय मूल्य से पीछे लेके आ जाओ, कितने में बेचा है, 492 रुपए में, तो उसने हमें बताया है कि यहाँ जितने का आपको लाभ हुआ है उतने ही रुपए की आपको हुई है हानि, यानी कि लाभ और हानि दोनों ही स्थिति में क्या है, समान। अगर आपको अनुपात बनाना है तो आप 1:1 लिख सकते हैं, और कुछ नहीं लिखना है तो मत लिखो, बस इतना याद रखो कि जितना आपको उसने कहा ना, उतने ही रुपए का लाभ होता है जितने रुपए की क्या होती है, 492 रुपए बेचने से हानि, यानी कि लाभ, ये लाभ और हानि दोनों ही स्थिति में कैसे हैं, समान है। तो क्या करना है, जब भी ऐसा बोले आपको सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है ना, यहां से लेके यहां तक का आपको डिफरेंस निकाल लेना है, तो 8 में से अपना 2 चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, देखो 6, 6 यहाँ से 6 में से 9 नहीं जाता है, तो 16 में से 9 गया तो यहाँ 7 आ जाएगा, और यहाँ 5 में से 4 गया तो 1, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 176 का, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस है 176, इसमें लाभ भी शामिल है, हानि भी शामिल है, यहाँ से लेके यहाँ तक हानि है, यहाँ से लेके यहाँ तक लाभ है, तो कुछ भी नहीं करना है, इसको 2 बराबर भागों में बांट देना है, क्योंकि लाभ और हानि की राशि क्या है, बराबर है, और ये लाभ और हानि दोनों को मिला के है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, तो इसको 2 बराबर भागों में आप जब बांटोगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 88 रुपये आएगा, इसका मतलब है 88 ही रुपए की हानि हुई है, 88 रुपए का लाभ हुआ है। अब आपसे क्या पूछा है, तो वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया था, आपसे क्रय मूल्य पूछा है, आप चाहे तो इस साइड से बता सकते हैं, इसमें 492 में 492 रुपए में आप ये 88 जोड़ के बता सकते हो, तो 8 और 2 10, यहाँ 1 9 10 और 8 18, 1 4 और 1 5, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 580। और अगर आपकी इच्छा इस साइड से है तो 668 में 88 का लाभ हुआ है, क्रय मूल्य कहाँ है, पीछे है, इसमें से 88 कम कर दो तब भी 580 ही आएगा, यानी कि हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 580, ठीक है ना। तो जब भी जितने का लाभ उतने का हानि ऐसा बोले ना, तो यहाँ का डिफरेंस है उसको सिर्फ आधा कर दो, तो लाभ और हानि दोनों ही निकल के आ जाएंगे, ये हानि है ये लाभ है, इस साइड से क्रय मूल्य बताओगे तो जोड़ के बता देना, इस साइड से बताओगे तो घटा के बता देना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है। चलिए, मोहन ने 200 रुपए में 25 किताबों को खरीदा, एक क्वेश्चन और मैंने ऐड किया है ये वाला, और ये भी आपके एग्जाम में जरूर आएगा दोस्तों, इसलिए इसे अच्छे से IMP टिक करके आप इसे आज सीख लो। 2000 रुपए में 25 किताबों को खरीदा है और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है,
तो पहले तो ये भी एक क्वेश्चन का टाइप होता है कि इतनी वस्तुओं को हम खरीदें या बेचें तो हमें इतने के बराबर लाभ होता है। तो अगर उसने 25 किताबें खरीदी हैं दोस्तों, तो उसने 25 किताबें बेची भी होंगी, है ना। तो ऐसे कंडीशन में लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो जब मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो लाभ, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तो आपको क्या करना है कि अगर उसने 25 वस्तुएं बेची हैं, समझना, 25 वस्तुएं खरीदी हैं या बेची हैं, तो उसको लाभ हुआ है कितने के बराबर, 5 के बराबर। तो आपको बोल लेना है कि 5 रुपए का लाभ हुआ है 25 वस्तुएं बेचने पर, क्योंकि 25 वस्तुएं उसने खरीदी है तो 25 के बराबर उसने बेची भी होंगी, जितनी खरीदी है उतनी ही बेचेगा, तभी तो लाभ होगा उसको। तो जब भी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो हम बोल देते हैं कि हर एक वस्तु 1 रुपए की है, हर एक वस्तु 1 रुपए की है। अब जब आप 25 रुपए में कोई वस्तु बेचोगे और 5 का अगर आपको लाभ होता है, 5 का अगर आपको लाभ होता है, 25 की अगर आप कोई वस्तु बेचते हैं और 5 रुपए का अगर आपको कोई लाभ होता है, तो इसका मतलब तो यही है दोस्तों कि आपने उस वस्तु को खरीदा कितने में था, तो आप कहेंगे वस्तु को मैंने खरीदा था 20 में, वस्तु को मैंने खरीदा था कितने में, 20 में। यहाँ से आप निकालेंगे लाभ प्रतिशत। सर यहाँ तो 25 किताबों को खरीदा लिखा है, तो वही तो मैं बता रहा हूँ आपको लॉजिक, कि जब आप वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं और वस्तुओं के बराबर ही लाभ या हानि होता है, तो आप देखते ही पहले तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना सीखो। यानी कि 25 किताबें अगर उसने खरीदी हैं तो 25 किताबें उसने बेची भी होंगी। तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि 25 वस्तुएं जब वो बेचेगा तभी उसको 5 वस्तुओं के बराबर क्या होगा, लाभ। तो जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो आपको इसे रुपए बोलना है कि 5 रुपए का लाभ हुआ 25 रुपए में बेचने पर, तो वस्तुएं खरीदी कितनी थी, 20 में। यहां से मिल जाएगा आपको लाभ प्रतिशत। 5 का लाभ हुआ कितने पर, 20 पर। 5 एकम 5, 5 चौके 20। ये हमारी लाभ प्रतिशत की फ्रैक्शन आ गई, लाभ की फ्रैक्शन आ गई, बात समझ रहे ना। तो ये है हमारा क्रय मूल्य। और 4 की वस्तु 1 के लाभ पर बेचोगे तो कितने में बेचोगे, 5 में बेचोगे, ये है विक्रय मूल्य। अब हमें क्या चाहिए है, 2000 रुपए में क्या किया है, खरीदा है। उनके हिसाब से कितने में खरीदा है, 2000 में। हमारे हिसाब से कितने में खरीदा है, 4 में। चाहिए क्या, विक्रय मूल्य यानी 5 चाहिए। 4 से जाएगा, 4 पंचे 20, 2 शून्य का 2 सौ, पचम 2500। 2500 रुपए की वस्तुएं खरीदी, खरीदी नहीं है, 2500 रुपए, 2000 में तो खरीदी थी, 2500 रुपए आ गया है विक्रय मूल्य, 5 हमने इसकी निकाला। लेकिन ये कितनी पुस्तकों का है, तो हमारे पास कितनी पुस्तकें थी, 25 थी, 25 ही खरीदी हैं, 25 ही बेची हैं। तो 25 पुस्तकों का, 25 पुस्तकें जो हैं, 25 पुस्तकें कितने की हैं, 25 पुस्तकें हो गई हमारी 2500 की। तो एक पुस्तक कितने की है, अरे भाई एक की वैल्यू निकालते हैं तब कराते हैं भाग। 25 से जाएगा एक बार, 2 शून्य का 200, आंसर हो जाएगा 100। एक पुस्तक है 100 रुपए की, ठीक है ना। यहाँ पर वो खरीदा बोल दे, 25 पुस्तकें खरीदी हैं या 25 पुस्तकें बेची हैं। आपको हमेशा बेची हुई पुस्तकों के बारे में मालूम कर लेना है, जितनी खरीदोगे उतनी ही तो बेचोगे, है ना। तो 25 पुस्तकें बेचने पर 5 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर, कभी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, कभी क्रय मूल्य के बराबर। जब भी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, आपको बोलना है 5 रुपए का लाभ हुआ है 25 पर, जितनी वस्तुएं बेची हैं उसको रुपए में बोल दो, बस रुपए बोलो उसको। तो 5 रुपए का लाभ कमाया है, 25 में बेचा है, मतलब खरीदा कितने में था, 20 में। और यहां से आपकी प्रतिशत वाली भिन्न बन जाएगी, और ये मतलब लाभ की भिन्न बन जाएगी। लाभ प्रतिशत बताना है तो 1/4 यानी 25% लाभ है, लेकिन लाभ क्यों बताना है, उसकी भिन्न बस पकड़ लो। 1/4, 4 की वस्तु 5 में बेचता है, तो बस उनके हिसाब से क्रय मूल्य 2000, अपने हिसाब से क्रय मूल्य 4, विक्रय मूल्य यहां से निकाला, लेकिन ये निकल के आएगा जितने आइटम है उनकी। तो 25 पुस्तकें 2500 की, तो एक पुस्तक 100 रुपए की, ठीक है ना। कोई पक्षांतर वक्षांतर नहीं करना है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए। चलिए, और ये हमारा चतुर्थानुपाती का क्वेश्चन है, और आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आता है तो जो आता है वो हमें सीखते जाना है, बीच बीच में रिकॉल करते जाना है, ठीक है ना। तो कितनी संख्याएं दी हैं, इसमें संख्याएं दी हैं 3। और जब 3 संख्याएं दी होती हैं तो हमें लिखना होता है इस तरीके से, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। जब यहाँ 3 संख्या दी हो तो आपको ABCD लिखना है, और जब यहाँ पे 2 संख्या दी हो तो बी को 2 बार लिखना है। और इस तरीके से हमें जमा देना है। हमसे पूछा क्या है, चतुर्थ, यानी हमसे डी के बारे में पूछ रहा है, बाकी सबको क्रमशः जमा देना है। 7 4, और यहाँ पे फिर से 7 आ जाएगा ये वाला, और ये डी।
और तरीका है बाहर का बाहर से गुणा, अंदर का अंदर से गुणा, यानी कि 7 गुणा डी बराबर 4 गुणा 7। तो डी बराबर 4 गुणा 7, और ये जो आप 7 देख रहे हैं पक्षांतर करोगे नीचे आ जाएगा, 7 से 7 कट गया, आंसर हो गया हमारा 4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। तो आज के हमारे ये 12 क्वेश्चन हो गए, इसमें 2 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से ऐड किए थे, तो जरूर, और मैं आगे भी उस टाइप के क्वेश्चन लाता रहूंगा ताकि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि सर क्रय मूल्य लिखा होता तो क्या करते, ये मैं आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है ना। तो चलिए फिर इसी तरीके से आपको सीखते रहना है, और हो सके तो वीडियो को शेयर करते जाना है ताकि जल्दी से जल्दी हमारे YouTube चैनल पर, यानी कि आपकी अपनी कन्फर्म क्लासेस पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आज आपने क्या सीखा और आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।